नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त में। क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो अपनी एडवांटेज, वैसे तो कांग्रेस की कोई एडवांटेज है नहीं, सिर्फ केरल को छोड़कर, लेकिन कांग्रेस का जो फुटप्रिंट है केरल, असम और तमिलनाडु में जहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या उन राज्यों में कांग्रेस अपनी फुटप्रिंट को कमज़ोर कर रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से एआई समिट में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी एक तरह से बैकफायर हुई और प्रधानमंत्री ने खुलेआम ये कहा कि जो पहले से नंगे हैं उन्हें शर्ट उतारने की क्या ज़रूरत है। अब सवाल है कि इन सारी स्ट्रैटेजी और रणनीति पर न केवल ममता बनर्जी या फिर उनके लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं, बल्कि स्टालिन की तरफ से भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस की जगह ममता बनर्जी ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे लीड कर सकती हैं या स्टालिन उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को घेरने में उनके सहयोगी क्यों आगे आ रहे हैं और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं आज के एपिसोड में। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मेरठ में कांग्रेस के ऊपर अटैक किया और साफ तौर से कहा कि जो पहले से नंगे हैं उनके शर्ट उतारने की क्या ज़रूरत है, यानी कि और साथ ही जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उन सब की उन्होंने तारीफ की, जिसमें कि ममता बनर्जी की तारीफ की उन्होंने कि वो उनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे या फिर संसद में भी कहीं ना कहीं टीएमसी एक अलग रवैया अपनाती है। वैसे ही उन्होंने स्टालिन की तारीफ की, बीएसपी की तारीफ की, फारूक अब्दुल्ला की तारीफ की। लेकिन प्रधानमंत्री देखिए, ये जो प्रधानमंत्री काफ़ी चालाक हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, राजनीतिक रूप से काफ़ी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने इन सारे राज्यों में उन लीडरशिप की तारीफ की जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है और इसलिए वो रीजनल जो छत्रप हैं उनकी तारीफ करके एक तरह से कांग्रेस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस का थोड़ा बहुत भी फुटप्रिंट है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तारीफ नहीं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और अखिलेश यादव वहाँ पे मुख्य चैलेंजर हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो इंडिया अलायंस में रहते हुए भी अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री ने तारीफ नहीं की। वैसे ही आप देखें कि स्टालिन जहां पर बीजेपी का फुटप्रिंट नहीं है तमिलनाडु में, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में नहीं है, तो वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इन सहयोगी दलों से लड़वाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस का जो भी फुटप्रिंट बचा हुआ है उसको ये सहयोगी दल एक तरह से कॉर्नर करें, उसकी तरफ उनका इशारा था। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी एआई समिट की, वो कितनी बैकफायर हुई और जिसकी कि ढेर सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से उन्हें एडवांटेज मिला था नैरेटिव की जंग में, वो उन्होंने उस समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट से गवा दी। अब वैसे तो देखिए, निश्चित रूप से ये गलत स्ट्रैटेजी थी। कांग्रेस को अगर प्रदर्शन भी करना था तो वो उस समिट के अंदर जाकर नहीं, बल्कि जंतर मंतर पर या फिर दूसरे जो प्रोटेस्ट की जगहें हैं वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। और आप देखिए, अगर उन उदाहरणों से देखें कि प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन इजराइल में जो वहाँ की विपक्षी पार्टी है वो प्रधानमंत्री के संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण का विरोध करने वाली हैं और वो ये भी कह रही हैं कि वो बायकॉट करेंगे। तो कल की तारीख में जो सत्ताधारी पार्टी है इजराइल की, वो उन्हें कह सकती है कि आप तो भाई देश हित में काम नहीं कर रहे हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है और वो अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन एआई समिट के वेन्यू पे जाके विरोध नहीं करना चाहिए था। शायद ये एक गलत स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वो एक देश का समिट था और देश का सम्मान बढ़ाने वाली बातें थी वहाँ पे। आप विरोध करने के लिए उस वेन्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे या फिर दूसरे वेन्यू पे आपको उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से ममता बनर्जी को एक ऑल्टरनेटिव की तरह राहुल गांधी की जगह इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष के तौर पे पेश करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं इंडिया ब्लॉक को। वैसे ही आपने देखा कि स्टालिन को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश पहले तो सामना से हुआ और उसके बाद फिर जो स्टालिन के बेटे हैं उन्होंने ये कहा कि भाई रोटेशन पे होना चाहिए इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप, और कहीं ना कहीं स्टालिन का नाम उन्होंने कॉम्पिटेंट एक कंटेंडर की तरह उछाला।
तो सवाल यह है कि जो इंडिया ब्लॉक अस्तित्व में ही नहीं है, जो इंडिया ब्लॉक कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, वहां पर नेतृत्व की जंग क्यों हो रही है? तो सवाल यह है, क्या ये कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए हो रहा है, या फिर ये दोनों पार्टियां, चूंकि असेंबली इलेक्शन है अभी है अगले 2 महीनों में, वहां पर कांग्रेस से सीट शेयरिंग में वो उन्हें कॉर्नर के करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उनका हमला कांग्रेस पे नहीं है बल्कि वो कांग्रेस के बहाने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैक करना चाह रही हैं? तो क्या है ये कहानी गुत्थी, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो स्टालिन के बेटे ने जो बात कही है, उन्होंने ये बात कही कि हम प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी शब्द का इस्तेमाल किया कि उनके हम पिता से भी नहीं डरते, उनके बाप से भी नहीं डरते, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्टालिन एक तरह से कॉम्पिटेंट है, रोटेशन के आधार पे वहाँ पे इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि तमिलनाडु में कांग्रेस से जो डीएमके है सीट शेयरिंग को लेकर उलझी हुई है। डीएमके चाहती है कि कांग्रेस को वहाँ पे कम सीटें देना, क्योंकि डीएमके को लगता है कि कांग्रेस की उतनी हैसियत नहीं है और कांग्रेस एक तरह से सीट शेयरिंग में उलझी हुई है। तो शायद डीएमके की एक स्ट्रैटेजी ये होगी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाव में लेकर उन्हें सीटों के बार्गेन और उसमें कहीं ना कहीं एक अपर हैंड बनाना। साथ ही जो मुख्य नैरेटिव है डीएमके का, वो बीजेपी से निपटना, एआईडीएमके बीजेपी का जो अलायंस है उससे निपटना, और शायद इसलिए वो नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक करके या बीजेपी के ऊपर अटैक करके या फिर कांग्रेस से ज़्यादा कॉम्पिटेंट प्लेयर अपने को दिखा करके वो बीजेपी से द्रविड़ियन पॉलिटिक्स की जो लड़ाई है उसमें वो अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, या फिर सत्ता की लड़ाई में बीजेपी एआईडीएमके का जो अलायंस है उससे कैसे बेहतर स्थिति में वो दिखें या रहें या चुनाव में सीटें जीत कर आएँ। इसके लिए स्टालिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहारा लेकर वो बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसी तरह से ममता बनर्जी की लड़ाई है। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होना है वो 2029 में होना है, और इसलिए अभी इंडिया ब्लॉक के में कौन लीडर होगा, ममता होंगी, स्टालिन होंगे, उद्धव होंगे या फिर राहुल गांधी रहेंगे, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे पहले वैसे भी आप इतिहास में देखें कि रीजनल पार्टियों से लोग निकलकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, जिसमें देवगौड़ा का उदाहरण है। हालांकि पश्चिम बंगाल को ये मौका नहीं मिला और पश्चिम बंगाल ने ज्योति बसु के पास ये मौका था, लेकिन ज्योति बसु ने वो मौका गवा दिया। अब ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करने से टीएमसी का क्या फायदा होगा? जिस तरह से मणिशंकर अय्यर या फिर कुछ और लोगों ने ममता बनर्जी का नाम उछाला है, उससे 2-3 फायदे टीएमसी का होगा। पहला फायदा ये होगा कि ममता और मोदी की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट पे आएगी, और ममता किस तरह से एक बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाकर नरेंद्र मोदी को लगातार या बीजेपी को लगातार घेरती रही हैं, तो इसलिए बंगाल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ममता एक बेहतर नैरेटिव एडवांटेज वाली पोजीशन में आ जाएंगी अगर वो नरेंद्र मोदी को घेरती हैं या दिखाती हैं कि इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के लिए ममता बनर्जी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। तो एक तरह से लीडरशिप के रोल में ममता अपनी एंटी इनकम्बेंसी को इस नैरेटिव के जरिए पाटने की कोशिश कर सकती है। उनका कैडर जो है वो उत्साहित हो सकता है कि ममता बनर्जी 2019 के लिए अगर इंडिया ब्लॉक की चेहरा बने तो कहीं ना कहीं बंगाल को ये मौका मिलेगा प्रधानमंत्री चुनने के लिए, और इससे उनका जो टीएमसी का कैडर है वो उत्साहित हो सकता है। दूसरा जो फायदा है ममता बनर्जी को कि किस तरह से बीजेपी से निपटने के लिए उन्हें न केवल नैरेटिव अपने कैडर को उत्साहित करना, बल्कि जो बंगाली अस्मिता का जो मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस के नाम पर प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसको ममता बनर्जी ने कैसे भुनाया कि प्रधानमंत्री उनके नाम के आगे स्वामी लगा रहे हैं, जो कि परमहंस जी के शिष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि नॉर्थ इंडिया की पार्टी बीजेपी को बंगाली अस्मिता का कोई अता पता नहीं है, और शायद इसलिए 2021 में जो बीजेपी ने गलतियां की थी कि उन्होंने जय श्री राम का नारा बंगाल में वो ले गए थे, जिसको ममता बनर्जी ने पटक दिया था, कहा यहाँ जय श्री राम नहीं बल्कि माँ काली चलता है, और शायद इसलिए बीजेपी इस चुनाव में जय माँ काली के नारे के साथ उतर रही है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के कमज़ोर होने, इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप के मुद्दे को उछाल करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है,
और निश्चित रूप से इसमें अगर कांग्रेस नेशनली कॉर्नर होती है तो उनके अलायंस पार्टनर का फायदा होगा। शायद प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो और इसलिए वो जो इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर हैं उनका नाम लेकर संसद में कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। और शायद इसलिए मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने टीएमसी की तारीफ़ की, डीएमके की तारीफ़ की, बीएसपी की तारीफ़ की, फारूक अब्दुल्ला की तारीफ़ की, लेकिन समाजवादी पार्टी की तारीफ़ नहीं की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अब हमें कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।